नमस्कार। आज सुनते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास को। इस उपन्यास के 4 खंड हैं और प्रत्येक खंड में क्रमशः प्रथम खंड में 9, द्वितीय खंड में 6, तृतीय में 7, चतुर्थ और अंतिम खंड में पुनः 9 छोटे छोटे खंड हैं। मगर मैं यहाँ 20 मिनट के प्रत्येक खंड बनाकर आपको सुना रही हूँ। अभी आप सुनेंगे छठे भाग को। अब तक आपने जो सुना वह है समुद्र यात्रा के दौरान नवकुमार का नौका से एक अनजान द्वीप पर छूट जाना और वहाँ पर एक कापालिक का मिलना, जिसके द्वारा उसे अपने स्थान पर इस हेतु ले जाना कि वह उसकी पूजा साधना तंत्र हेतु बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन उसी कापालिक के द्वारा पाली हुई एक अनाथ बालिका, जो अब तक तरुणी हो चुकी है, द्वारा उसे बचा ले जाना। फिर वह उस वन कन्या के जीवन की रक्षा हेतु नवकुमार द्वारा उससे विवाह करके अपने नगर में ले आना। रास्ते में उसकी धर्मच्युत पूर्व पत्नी का से मुलाकात होना और नवकुमार के द्वारा न पहचाने जाना। दोस्तों, मैं हूँ शोभा शर्मा। आइए शुरू करती हूँ आगे। कुछ देर सोचकर मृण्मयी ने कहा कि बता नहीं सकती, शायद वही समुद्र के किनारे वन वन में घूमने से ही मुझे सुख मिलता था। श्यामा सुंदरी कुछ आश्चर्य में पड़ गई। उन लोगों के यत्न से मृण्मयी जरा भी उपकृता नहीं हुई। इस ख्याल से कुछ क्षुब्ध भी हुई, कुछ नाराज भी हुई और वह बोली, क्या लौट जाने का अभी भी कोई उपाय है? मृण्मयी ने कहा, नहीं, कोई उपाय नहीं है। श्यामा सुंदरी ने कहा, तो अब क्या करोगी? मृण्मयी ने कहा कि मेरी धर्म माता कहा करती थी, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। श्यामा सुंदरी ने मुँह पर कपड़ा रखकर हंसते हुए कहा, बहुत ठीक महामहोपाध्याय महाशय। क्या हुआ? मृण्मयी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, जो विधाता करेंगे वही होगा, जो भाग्य में बजा होगा वह तो भोगना ही है। श्यामा सुंदरी ने कहा, क्यों, भाग्य में क्या है? भाग्य में तो सुख है, तुम ठंडी सांस क्यों लेती हो? मृण्मयी ने कहा, सुनो, जिस दिन स्वामी के साथ यात्रा की थी, यात्रा के समय देवी भवानी के पैर पर बेलपत्री चढ़ाने गई थी। मैं बिना माता के पैर पर बेलपत्र चढ़ाए कोई काम नहीं करती थी। कार्य यदि शुभ जनित होता तो माता अपने पैर से पत्र गिराती नहीं थी। यदि अमंगल का डर होता तो माता के पैर से वह बेलपत्र गिर पड़ता है। अपरिचित व्यक्ति के साथ विदेश जाते हुए शंका मालूम हुई। शुभाशुभ जानने के लिए ही मैं यात्रा के समय वह बेलपत्र चढ़ाने गई थी, लेकिन माता ने उसे धारण नहीं किया, नीचे गिरा दिया। अतएव भाग में क्या है नहीं कह सकती। मृण्मयी चुप हो गई और यह सुनकर श्यामा सुंदरी, जो नवकुमार की बहन थी, सिहर उठी। कपाल कुंडला को लेकर नवकुमार ने जब सराय से घर की यात्रा की थी तो मोती बीबी ने वर्धमान की तरफ यात्रा की। जब तक मोती बीबी यानी उसकी नवकुमार की पूर्व पत्नी अपनी राय तय करें, तब तक हम उनका कुछ वृत्तांत कह डालें। मोती बीबी का चरित्र जैसा महापातक से भरा हुआ है, वैसे ही अनेक तरह से सुशोभित भी है। ऐसे चरित्र का विस्तृत वृत्तांत पढ़ने में पाठकों को अच्छा लगेगा। जब इनके पिता ने हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म ग्रहण किया तो उस समय इनका हिंदू नाम बदलकर लुत्फुन्निसा पड़ा। मोती बीबी इनका नाम कभी भी नहीं था। फिर भी छिपे वेश में देश विदेश भ्रमण के समय यह कभी कभी नाम पड़ जाता था। इनके पिता ढाका में आकर राजकार्य में नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ अनेक स्वदेशीय लोगों का आना जाना हुआ करता था। अपने देश में जान पहचान वालों के सामने विधर्मी रहना भला जान नहीं पड़ता था। अतएव वह कुछ दिनों में अच्छी ख्याति लाभ कर अपने मित्र अनेक उमरा लोगों से पत्र लेकर सपरिवार आगरे में रहने चले गए। अकबर बादशाह के सामने किसी का गुण छिपा नहीं रहता था। शीघ्र ही इन्होंने अपने गुण प्रकट किए। इसके फल से वह आगरा के उमरा लोगों में गिने जाने लगे। लुत्फुन्निसा भी यौवन में पदार्पण करने लगी। आगरे में आकर इन्होंने फारसी, संस्कृत, नृत्य, गीत, रसवादन आदि में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली। राजनीति की सुंदरियों और गुणवतियों में वह अग्रगण्य
बनने लगीं। दुर्भाग्यवश लुत्फुन्निसा के पूर्ण युवती होने पर जान पड़ा कि उसकी मनोवृत्ति दुर्दमनीय और भयानक है। इंद्रिय दमन की न तो इच्छा थी, न ही क्षमता ही थी। सद और असद में समान प्रवृत्ति थी। यह कार्य अच्छा है और यह बुरा, ऐसा सोच उसने कभी के कोई कार्य नहीं किया। जो अच्छा लगता था बस वही काम करती थी। जब सत्कर्म से अंतःकरण सुखी होता तो वह करती, और असत्कर्म के समय भी वही करती। यौवन काल की दुर्दमनीय मनोवृत्ति के अनुकूल ही लुत्फुन्निसा भी बन गई। उसके पूर्व पति वर्तमान है। उम्रा लोगों में किसी ने उसके साथ शादी न की। वह भी शादी की लालायत न रही। मन ही मन सोचा, फूल फूल पर घूमने वाली भ्रमरी को एक का बनाकर बांध क्यों दूँ। पहले कानाफूसी हुई, उसके बाद मुँह पर कलंक की कालिमा लग गई। उसके पिता ने विरक्त होकर उसे घर से निकाल दिया। लुत्फुन्निसा गुप्त रूप से जिन्हें कृपा वितरण करती रही, उनमें युवराज सलीम भी थे। एक उमरा के कुल के कलंक का कारण होने पर पीछे बादशाह का कोप भाजन न बनना पड़े, इस कारण खुलकर सलीम शाह ने लुत्फुन्निसा को अपने महल में नहीं रखा। अब सुयोग मिल गया। राजपूत पति मानसिंह की बहन सलीम की प्रधान महसी हुई। युवराज ने लुत्फुन्निसा को अपनी महसी की प्रधान अनुचरी बना दिया। लुत्फुन्निसा बेगम की सखी बन गई और परोक्ष रूप से युवराज की अनुग्रह भागिनी हुई। लुत्फुन्निसा जैसी बुद्धिमती महिला शीघ्र ही युवराज के हृदय पर अधिकार कर लेगी, यह सहज अनुमेय है। सलीम के हृदय पर उसका अधिकार इस तरह प्रतियोगी शून्य हो गया कि लुत्फुन्निसा ने प्रण कर लिया कि वह इनकी पटरानी होकर रहेगी। केवल लुत्फुन्निसा की ही ऐसी प्रतिज्ञा हुई यह बात नहीं, बल्कि इसका विश्वास महल भर में हो गया। ऐसी ही आशामय स्वप्न में लुत्फुन्निसा का जीवन पति में लगा। लेकिन इसी समय उसकी नींद टूटी। अकबर बादशाह के कोषाध्यक्ष ख्वाजा अब्बास की कन्या मेहरुन्निसा यवन कुल की प्रधान सुंदरी निकली। एक दिन कोषाध्यक्ष ने युवराज सलीम और अन्य उमरा को निमंत्रण देकर घर बुलाया। उसी दिन सलीम की मुलाकात मेहरुन्निसा के साथ हो गई। सलीम ने भी अपना हृदय मेहरुन्निसा को सौंप दिया। इतिहास प्रेमी मात्र इस घटना को जानते हैं। इसके बाद मेहरुन्निसा की शादी शेर अफगन से हो गई। यह शादी अकबर शाह के षड्यंत्र का फल थी। यद्यपि सलीम को निरस्त होना पड़ा, लेकिन उन्होंने आशा का त्याग न किया। सलीम की चित्रवृत्ति लुत्फुन्निसा के नख दर्पणवत थी। वह समझ गई कि शेर अफगन के जीवन की खैरियत नहीं, और सलीम की महसी तो मेहरुन्निसा ही होगी। लुत्फुन्निसा ने सिंहासन की आशा त्याग दी। विचक्षण मुगल सम्राट अकबर की परमायु पूरी हुई। जिस प्रचंड सूर्य की प्रभा तुर्की से लेकर ब्रह्मपुत्र तक प्रदीप्त थी, उस सूर्य का अस्त हुआ। इस समय लुत्फुन्निसा ने आत्म प्राधान्य की रक्षा के लिए एक दुस्साहसिक संकल्प किया। राजपूत राजा मानसिंह की बहन सलीम की प्रधान महसी थी। खुसरू उनके पुत्र थे। एक दिन उनके साथ अकबर बादशाह की बीमारी की बात चल रही थी, जिस संबंध में शीघ्र ही बादशाह की महसी बनने की बधाई लुत्फुन्निसा दे रही थी। प्रत्युत्तर में खुसरू की जननी ने कहा, बादशाह की प्रधान महसी होने से मनुष्य जन्म सार्थक अवश्य होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठता उसकी है जिसका पुत्र बादशाह हो और वह बादशाह जननी बने। यह उत्तर सुनते ही लुत्फुन्निसा के हृदय में एक चिंतनीय अभिसंधि का उदय हुआ। उसने उत्तर दिया, तो ऐसा ही क्यों न हो, वह भी आपके ही इच्छाधीन है। बेगम ने पूछा, यह कैसे? चतुरा ने तुरंत उत्तर दिया, युवराज खुसरू को ही सिंहासन पर बिठा दीजिए। इस बात का बेगम ने कोई जवाब न दिया। उस दिन फिर यह प्रसंग न उठा, लेकिन यह बात किसी को भूली नहीं। स्वामी के बदले पुत्र राज्य सिंहासन पर आधीन हो, यह बेगम की इच्छा अवश्य है। लेकिन मेहरुन्निसा के प्रति सलीम का प्रेम जैसे लुत्फुन्निसा के हृदय में कांटे की तरह खटकता था, वैसे ही बेगम के हृदय में भी खटकता था। मानसिंह की बहन एक तुर्कमान की कन्या की आज्ञानुवर्तिनी होकर कैसे रह सकती थी? लुत्फुन्निसा का भी इस विषय में गहरा तात्पर्य था। दूसरे दिन फिर यह प्रसंग उत्थापित हुआ। दोनों का एक अभिमत स्थिर हुआ। सलीम को त्याग कर खुसरू को सिंहासन पर बैठाना कोई असंभव बात न थी। इस बात को लुत्फुन्निसा ने बेगम को अच्छी तरह समझा दिया। उसने पूछा, मुगल साम्राज्य
राजपूतों के बाहुबल पर स्थापित हुआ है और आज भी निर्भर करता है। वही राजपूत कुल तिलक मानसिंह खुसरू के मामा हैं और प्रधान राजमंत्री खान आजम खुसरू के ससुर हैं। उन दोनों आदमियों के खड़े होने पर कौन उनकी आज्ञा न मानेगा? फिर किसके बल पर युवराज सिंहासन पर अधिकार कर सकते हैं? राजा मानसिंह को राजी करना आपके ऊपर है। खान आजम और अन्यान्य उमरा को तैयार करना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपके आशीर्वाद से अवश्य कृतकार्य होंगी। लेकिन एक आशंका है कि कहीं सिंहासनाधीन होने के बाद खुसरू मुझे इन दुराचारियों को निकाल बाहर न कर दें। बेगम सहचरी का अभिप्राय अच्छी तरह समझ गई थी। हंसकर बोली, तुम आगरे में जिस उमरा की गृहिणी होना चाहोगी वह तुम्हारा पानी ग्रहण करेगा। तुम्हारे पति पंचहजारी मनसबदार होंगे। लुत्फुन्निसा संतुष्ट हुई। यही उसका उद्देश्य था। यदि राजपुरी में सामान्य स्त्री होकर रहना हुआ तो फूलों पर घूमकर रस लेने वाली भ्रमरी बनने से क्या फायदा हुआ? यदि स्वाधीनता ही त्याग करना होता तो बालसखी मेहरुन्निसा की दासी होने में ही क्या हर्ज था? इससे तो कहीं अधिक गौरव की बात है कि किसी राजपुरुष के ग्रह की गृह स्वामिनी बनकर बैठा जाए। केवल इसी लोभ से लुत्फुन्निसा इस कार्य में लिप्त न हुई। सलीम उसकी उपेक्षा करके जो मेहरुन्निसा के पीछे पागल हो रहे थे उसका उसे प्रतिशोध भी लेना था। खान आजम आदि आगरे और दिल्ली के उमरा लुत्फुन्निसा के यथेष्ट साधित थे। खान आजम अपने दामाद के लिए उद्योग करेंगे इसकी उसे पूरी आशा थी। वह और अन्यान्य उमरा राजी हो गए। खान आजम ने लुत्फुन्निसा से कहा, मान लो यदि हम लोग कृतकार्य न हुए तो हम लोगों को अपने बचाव की भी कोई राह निकाल लेनी चाहिए। लुत्फुन्निसा ने कहा, आपकी क्या राय है? खान ने कहा, उड़ीसा के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। केवल उसी जगह मुगलों का शासन प्रखर नहीं है। उड़ीसा की सेना हमारे साथ में रहना आवश्यक है। तुम्हारे भाई उड़ीसा के मनसबदार हैं। मैं कल प्रचार करूंगा कि वह युद्ध में आहत हुए हैं। तुम उन्हें देखने के बहाने से कल ही उड़ीसा की यात्रा करो और वहाँ का कार्य समाप्त कर तुरंत वापस आओ। लुत्फुन्निसा इस पर राजी हो गई। वह अपना कार्य कर लौटते समय पाठकों से मिलेगी। दूसरी जगह, जिस दिन नवकुमार को विदा कर मोती बीबी या लुत्फुन्निसा ने वर्धमान की यात्रा की उस दिन वह एकदम वर्धमान तक पहुंच न सकी, दूसरी चट्टी में रह गई। संध्या के समय पेशमन के साथ बैठकर बातें होने लगी। ऐसे समय सहसा मोती बीबी ने पेशमन से पूछा, पेशमन, मेरे पति को देखा, कैसे थे? पेशमन ने कुछ विस्मित होकर कहा, इसके क्या माने? मोती बोली, सुंदर थे या नहीं? नवकुमार के प्रति पेशमन को विशेष विराग हो गया था। जिन अलंकारों को मोती ने कपाल कुंडला को दे दिया उनके प्रति पेशमन का विशेष लोभ था। मन ही मन उसने सोच रखा था कि एक दिन मांग लूंगी। उस बेचारी की वह आशा निर्मूल हो गई। अतः कपाल कुंडला और उसके पति दोनों के प्रति उसे जलन हुई। अतएव स्वामिनी के प्रश्न पर उसने उत्तर दिया, दरिद्र ब्राह्मण की सुंदरता और कुरूपता क्या? सहचरी के मन का भाव समझकर मोती ने हंसकर कहा, दरिद्र ब्राह्मण यदि उमरा हो जाए तो सुंदर होगा या नहीं? पेशमन बोली, इसके क्या मायने? मोती बोली, क्यों, क्या तुमने यह नहीं सुना कि बेगम के कहने के अनुसार यदि खुसरू बादशाह हो जाते हैं तो मेरा पति उमरा होगा? पेशमन बोली, यह तो जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा पूर्व पति उमरा कैसे होगा? मोती बोली, तो हमारे और पति कौन है? पेशमन बोली, जो नए होंगे। मोती ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जैसी सती के दो पति, यह बड़े अन्याय की बात होगी। हाँ, यह कौन जा रहा है? जिसे देखकर मोती ने कहा कि यह कौन जा रहा है उसे पेशमन तुरंत पहचान गई। वह आगरे का रहने वाला खान आजम का आदमी था। दोनों ही न्यस्त हो पड़ी। पेशमन ने उसे बुलाया। उस व्यक्ति ने आकर लुत्फुन्निसा को कॉर्निश करके पत्र दिया। बोला, खत लेकर उड़ीसा जा रहा था, बहुत ही जरूरी खत है। पत्र पढ़ते ही मोती बीबी को सारी आशाओं पर तुषारपात होता जान पड़ा। पत्र का मर्म इस प्रकार था, हम लोगों का यत्न विफल हुआ। मरते दम तक बादशाह अकबर हम लोगों को बुद्धिबल से परास्त कर गए।
उनका परलोकवास हो गया है। उनकी आज्ञा के अनुसार युवराज सलीम अब जहांगीर शाह हो गए। अब तुम खुसरू के लिए व्यस्त न होना। इस उपलक्ष्य में कोई तुम्हारी शत्रुता न करे। इस चेष्टा के लिए तुरंत आगरा आ जाओ। अकबर बादशाह ने किस प्रकार इस षड्यंत्र को विफल किया यह इतिहास में अच्छी तरह वर्णित है। इस तरह उसके विस्तार की आवश्यकता अभी नहीं है। पुरस्कार देकर दूत को विदा कराने के बाद मोती ने वह पत्र पेशमन को पढ़कर सुनाया। पेशमन ने सुनकर कहा, अब क्या उपाय है? पेशमन ने थोड़ा सोचकर फिर कहा, अच्छा हर्ज ही क्या है, जैसी थी वैसी ही रहोगी। मुगल बादशाह की पर स्त्री मात्र ही किसी दूसरे राज्य की पटरानी की अपेक्षा भी बड़ी है। मोती बोली, यह हो नहीं सकता। अब उस राजमहल में मैं रह नहीं सकती। शीघ्र ही मेहरुन्निसा के साथ जहांगीर की शादी होगी और मेहरुन्निसा को मैं बचपन से अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार के पुरवासिनी हो जाने पर वही बादशाहत करेगी। जहांगीर तो नाम मात्र के बादशाह रहेंगे। मैंने उनके सिंहासन की राह में बाधा उपस्थित की थी, यह उनसे छिपा न रहेगा। उस समय मेरी क्या दशा होगी? पेशमन ने प्रायः रुआसी होकर कहा, तो अब क्या करें? मोती फिर मुस्कुराई। एक भरोसा है, मेहरुन्निसा का चित्त जहांगीर के प्रति कैसा है, वह जैसी तेजस्विनी है, यदि वह जहांगीर के प्रति अनुरागिनी न होकर वस्तुतः शेर अफगन से प्रेम करती होगी, एक नहीं 100 शेर अफगन के मरवाए जाने पर भी मेहर कभी जहांगीर से फिर शादी न करेगी। और यदि सचमुच मेहरुन्निसा की जहांगीर अनुरागिनी हो तो फिर कोई भरोसा नहीं है। पेशमन बोली, मेहरुन्निसा का हृदय आप कैसे पहचान सकोगी? मोती ने हंसकर कहा, लुत्फुन्निसा क्या नहीं कर सकती। मेहरुन्निसा मेरी बचपन की सखी है। कल ही वर्धमान जाकर 2 दिन उसकी अतिथि बनकर रहूंगी। पेशमन बोली, यदि मेहरुन्निसा बादशाह की अनुरागिनी न हो तो क्या करोगी? मोती ने फिर कहा, पिताजी कहा करते थे, क्षेत्रीय कर्म विधीयते। दोनों कुछ देर चुप हो रही। हल्की मुस्कुराहट से मोती बीबी के होठ खिल रहे थे। पेशमन ने फिर कहा, अरे अब हंसती क्यों? मोती ने कहा, एक ख्याल मन में आ गया था। पेशमन ने पूछा, कैसा ख्याल? मोती ने यह पेशमन को न बताया। हम भी उसे पाठकों को न बताएंगे, बाद में प्रकट करेंगे। प्रतियोगिनी के घर। शेर अफगन इस समय बंगाल की सूबेदारी में वर्धमान में रहते थे। मोती बीबी वर्धमान में आकर शेर अफगन के महल में उतरी। शेर अफगन ने सपरिवार उसकी अभ्यर्थना कर बड़े आदर के साथ आतिथ्य किया। जब शेर अफगन और उसकी स्त्री मेहरुन्निसा आगरे में रहते थे तो उनका मोती बीबी से काफ़ी परिचय था। मेहरुन्निसा से तो वास्तव में प्रेम था ही। दोनों बाल्य सखी थीं। बाद में दोनों ही साम्राज्य लाभ के लिए प्रतियोगिनी हुई। इस समय दोनों के एकत्र होने पर उनमें एक मेहरुन्निसा अपने मन में सोच रही थी, भारतवर्ष का कर्तव्य विधाता ने किसके भाग में लिखा है? विधाता जानते हैं, सलीम साहब भी जानते हैं, और तीसरा यदि कोई जानता होगा तो वह है लुत्फुन्निसा। वह जरूर जानती होगी। देखें लुत्फुन्निसा इस बारे में कुछ बताती है या नहीं। इधर मोती बीबी भी मेहरुन्निसा का हृदय टटोलना चाहती थी। मेहरुन्निसा ने उस समय समूचे हिंदुस्तान में प्रधान रूपवती और गुणवती के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। वास्तव में संसार में वैसी कम स्त्रियों ने जन्म लिया था। सौंदर्य का वर्णन करने वाले इतिहासकारों ने अपने इतिहास में उसे अद्वितीय सुंदरी बताया था। उस समय की विद्या में कितने ही पुरुष उस समय उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। नृत्य गीत में मेहरुन्निसा अद्वितीय थी। कविता रचना या तूलिका कला में वह लोगों को मुग्ध करने की क्षमता रखती थी। उसकी सरस वार्ता उसके सौंदर्य से भी अधिक मोहक थी। मोती बीबी भी इन सब गुणों में न्यून न थी। आज ये दोनों ही चमत्कारणी प्रतियोगिनियाँ एक दूसरे के मन की थाह लेने के लिए बैठी हैं। मेहरुन्निसा खास कमरे में बैठी तस्वीर बना रही थी और मोती बीबी की पीठ की तरफ बैठी तस्वीर देख रही थी। मोती बीबी मेहर की पीठ की तरफ बैठी तस्वीर देख रही थी और पान चबा रही थी। तो 6वां एपिसोड ये यहीं तक। बाकी आगे 7वें एपिसोड में आगे का हाल बताती हूँ।
तब तक के लिए विदा।